हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था वो किया था डायमेंशनल एनालिसिस। उस डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने यूनिट को कन्वर्ट करना सीखा था बाय फैक्टर लेबल मेथड, बाय यूनिट फैक्टर मेथड, या फिर इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस ही बोलते थे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग, वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, क्या कैसे लॉज है, ये वो वही चीजें क्या है हमें डिस्कस करनी है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, 17th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट को कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई, कुछ मतलब टेंशन से में थे। दिक्कत क्या आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था। वो एक मेथड क्या कर रहे थे, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो क्या कर सके, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे थे, क्वांटिटेटिव स्टडी आप लोग समझते ही है विद रिलेटिव टू मास एंड वॉल्यूम वगैरह, तो जब वो क्वांटिटेटिव स्टडीज कर रहे थे तो उन्होंने कुछ जनरलाइजेशंस बनाए। कुछ जनरलाइजेशंस के थ्रू क्या हुआ, उनको एक आइडिया मिला और कुछ लॉज ड्राइव किए। तो उन जनरलाइजेशन के थ्रू जो हमें लॉज मिले, कितने लॉज उन्होंने दिए थे हमें? 5 लॉज दिए थे, जिसमें जो आपका पहला लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये लॉ के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सेकंड, उन्होंने कहा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, थर्ड उन्होंने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ उन्होंने दिया था हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, और कई जगहों पर आपको ये मिलेगा एज ए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज, उन्होंने जो देखो फिफ्थ जो लॉ दिया था, अगर मैं पहले 4 की बात करूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ये जो चारों के चारों लॉ थे वो डिपेंड कर रहे थे मास पे, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मास पर से रिलेट कर रहे थे। लेकिन जो उन्होंने फिफ्थ लॉ दिया था वो वॉल्यूम से रिलेटेड दिया था आपका। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, गॉट इट। और इसको हम कहते हैं, यूजुअली बोलते ही यही है, गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ। तो बच्चे ये 5 टाइप के लॉ हैं जो हमें किसमें पढ़ने हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें पढ़ने हैं अच्छे से। तो अब हम पहले लॉ की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जो पहला लॉ हमें दिया था वो दिया था किसने? एंटोनी लेवोजियर ने, जो क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये 5 लॉज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा कि ये लोग क्या कहता है। तो अगर मैं कहूं ये किसने दिया था, ये दिया था एंटोनी लेवोजियर ने। कब दिया था बच्चों? 1789 में हमें ये लॉ दिया था। ये लॉ कहता क्या है? ये कहता है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास किसका? मैटर का। ठीक है, किसका? मैटर का। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल ऑफ कोर्स फिजिकल भी ऐड होगा। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, the total mass of the product
is equal to the mass of reactant. ठीक है, जो मास ऑफ प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा. और एक और डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है हमने, मास मैटर का जो मास है, मास ऑफ एनी मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस. तो यहां से क्या बात निकल के आई हमारे पास में, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. Got it? Sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product. तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट थ्रो किया गया. तो इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, क्या की गई, इस लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई थी, और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई थी वो की गई थी विद द हेल्प ऑफ लैंडोल्स ट्यूब के जरिए. ठीक है, लैंडोल्ड ट्यूब्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है. लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है. इस एक्सपेरिमेंट में था क्या, लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट में एक एच शेप की ट्यूब ली गई थी. एच शेप की ट्यूब कैसी थी, थोड़ी सी इस तरीके से थी. ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी है मेरी, तो इस चीज को ज्यादा आप सीरियस नहीं लीजिएगा. कंटेंट पे हमें क्या करना है, फोकस करना है. तो बच्चे इस तरीके से क्या मिली थी, क्या थी, एक वो एच शेप की ट्यूब थी. ठीक है, ये जो एच शेप की ट्यूब है, देख आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो ट्यूब है. वो दो ट्यूब क्या है, इस यहां से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो उन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट ट्यूब थी उसके अंदर क्या ले लिया था, AgNO3 ले लिया था, सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, और जो दूसरी क्या थी ट्यूब थी इसी में ही, उसमें क्या फिल किया था उन्होंने, NaCl फिल किया था. समझ में आ रही है इतनी बात, कि फर्स्ट जो ट्यूब है उन्होंने उसमें क्या लिया था, AgNO3 लिया था, एंड द सेकेंड वन में क्या लिया था उन्होंने, NaCl लिया था. और क्या कर लिया उन्होंने, इस ट्यूब का वे कर लिया, मतलब कि उन्होंने क्या कर लिया, वेट चेक किया इस ट्यूब का कि इसका वेट कितना है, मास कितना है, जब हमने इसके अंदर सॉल्यूशन ऐड किए. तो जैसे ही बच्चे इसके अंदर सॉल्यूशन को ऐड किया गया, सॉरी जब इनका क्या देखा उन्होंने, कुछ वेट मेजर किया, तो जो बिफोर एक्सपेरिमेंट कुछ मास रहा होगा, लेट से एक्स ग्राम रहा होगा या एक्स, ठीक है, कि बिफोर एक्सपेरिमेंट मास चेक किया, ये डालने के बाद में तो एक्स ग्राम कुछ मास आया. अब उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब को शेक किया अच्छे से. ठीक है, अब इस ट्यूब को अगर शेक करेंगे तो क्या होगा, यहां से सॉल्यूशन इधर जाएगा, यहां से सॉल्यूशन इधर जाएगा. दैट मीन्स कि जो दोनों सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे. और दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, राइट. और अगर रिएक्ट करेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी. तो रिएक्शन क्या हुई थी हमारे पास में, AgNO3 प्लस में NaCl विल गिव अस AgCl प्लस में NaNO3. और आप लोगों को पता है जो सिल्वर क्लोराइड जब बनता है तो किस फॉर्म में मिलता है, हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि क्या मिलते हैं हमें, व्हाइट कलर के PPT मिलते हैं. तो यहां से ये भी पता चल जाता है कि हाँ ऑफकोर्स इनके बीच में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. तो जैसे ही इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, तो उन्होंने इसी ट्यूब का जो वेट है वो दोबारा मेजर किया. तो जब उन्होंने आफ्टर एक्सपेरिमेंट जब वेट मेजर किया तो उसका जो मास निकल के आया वो वही था, यानी कि एक्स ग्राम, यानी कि वही था जो एक्सपेरिमेंट करने से पहले था. देखो केमिकल चेंज हुआ लेकिन मास में कोई भी चेंज नहीं आया. रिएक्टेंट का जो मास था, यानी कि रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट ही थे, तो उसका मास उतना ही आया. वो किसके मास के इक्वल रहा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहा. तो यहां से क्या प्रूव हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो गया था कि जो केमिकल चेंज के दौरान भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास चेंज नहीं होता. तो फिर इसको और ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ने की जरूरत थी. दिक्कत क्या आई कि ये जो लॉ था ये बहुत आगे तक सही नहीं चला. क्यों नहीं चला, कौन आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन आए. एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप सब जानते होंगे, है ना. एल्बर्ट आइंस्टाइन आए तो उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई थी हमें, और इस इक्वेशन से भी आप अच्छे से फैमिलियर है. क्या आई थी, E=mc². E=mc² से हमें एक रिलेशन मिला. ये रिलेशन क्या कहता है, E किसको डिनोट करता है बच्चे, एनर्जी को, राइट. और यहां पर अगर मैं एक बार C को अलग से लिख देती हूँ, C आपको पता ही है
क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये आप सभी को पता है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैं यहाँ पर मास की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो आपका m है वो क्या है, यहाँ पर मास है। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये यहां से इस रिलेशन से कह सकती हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, दैट मीन्स कि एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एनर्जी घटेगी तो मास भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन बना दिया, और ये रिलेशन कहीं ना कहीं सही भी था। क्यों सही था, कि कोई भी केमिकल चेंज होते वक्त एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है या फिर वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप अपना ही ले लीजिए, आप कुछ काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है, चाहे आपके अंदर कोई फिजिकल चेंज आया हो, चाहे वो केमिकल चेंज आया हो। तो इन्होंने कहा कि व्हेन यू आर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर एनर्जी यूज्ड अप हुआ तो यानी कि एनर्जी यूज हुई यानी कि एनर्जी कम हुई। अगर एनर्जी कम हुई दैट मीन्स कि मास भी तो क्या हुआ, कम हुआ। एनर्जी कम, देखो रिएक्शन हुई, रिएक्शन के दौरान एनर्जी यूज हुई यानी कि एनर्जी कम हुई। किसी चीज का यूज होना यानी कि खत्म होना ना, ठीक है। तो एनर्जी कम हुई तो मास भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट ने तो कहा कि मास में तो कोई चेंज ही नहीं आता है ना, तो दिक्कत वाली तो बात यही आ गई। और तो फिर ये बात और इस बात में क्या चेंजेस नजर आए, तो ये कहता है कि जब जब आप काम करेंगे तो मास में चेंजेस आएंगे। लेकिन उन्होंने हमें एक डाटा भी प्रोवाइड किया। डाटा क्या प्रोवाइड किया, इसका कंक्लूजन निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 9 × 10⁻⁷ किलो जूल, ठीक है, 9 × 10⁻⁷ किलो जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी अगर आप यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग एनी रिएक्शन और ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, कुछ भी लगा लीजिए, तो तब जाकर किसी भी सब्सटेंस के मास में कमी आती है। और वो कमी कितनी आती है, 0.001 ग्राम, 0.001 ग्राम में। तो ये जो चेंज आया, इतनी एनर्जी विच इज अ वेरी हाई एनर्जी, ऑफ कोर्स इतने किलो जूल, 10⁻⁷ है बच्चों, तब जाके इतने ही मास में कमी आई, है ना। और ये मास क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यहां से आप नॉर्मली भी कोरिलेट कर लीजिए। और किसी भी केमिकल रिएक्शन की तरह इतनी एनर्जी तो हम यूज नहीं कर सकते, तो इससे भी कहीं ना कहीं मास में और बहुत ना के बराबर कमी आएगी। तभी क्या होता है कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या लगा कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल था, उसके मास में कोई भी कमी नहीं आई। इसी चीज को आप यहां से भी कोरिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से यहां तक गई, मतलब मैं 2 स्टेप्स चली, 2 स्टेप्स चलने से पहले मैंने अपना वेट मेजर किया, ठीक है। और उसके बाद में 2 स्टेप्स चलने के बाद मैंने अपना वेट मेजर किया, तो मेरे वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब देखिए, मैं अपना वेट क्योंकि मैंने काम तो किया, पर मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा यूज अप नहीं हुई। एनर्जी यूज हुई पर बहुत ज्यादा नहीं हुई कि मास में कमी आ जाए। लेकिन अभी मुझे कहा गया कि ठीक है, आप यहां से चलिए, आपका वेट मेजर कर लिया गया और आपको 400-500 किलोमीटर चलना है, भागना है, कुछ भी करना है। तो 400-500 किलोमीटर, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो वहां तक जाने के लिए मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होगी। तो तब जाके फाइनल स्टेज पर अगर मैं वेट लूज करूं तो शायद, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आप तो बचू ही नहीं, लेकिन एक कहने की बात है, अगर वहां जाके तब वेट लूज कर, वहां पे वेट चेक करती हूँ, तो क्या होगा, मास में क्या मिलेगी, कमी मिलेगी, है ना। मास में क्या मिलेगी बच्चे, कमी मिलेगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हुई है कि जिससे मास में जो चेंज आया है वो एक मेजरेबल चेंज आया है। तो यहां से जो डाटा दिया गया था कि किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज के दौरान अगर आप इतने किलो जूल एनर्जी यूज करते हैं, तब जाके इतने ग्राम मास यूज जो होता है में कमी आती है। तो हम मोस्टली केसेस में इतने किलो जूल एनर्जी यूज अप नहीं होती, इसी वजह से जो मास में जो कमी आती है वो ना के बराबर आती है, ठीक है। तो ये इसी वजह से क्या कर दिया गया, यहां पर क्या किया बच्चे, एनर्जी और मास को कोरिलेट कर दिया गया। दैट्स वाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना कहलाकर क्या कहलाने लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
एनर्जी, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मॉडिफाइड लॉ है, ये उसको मॉडिफाई करके ये लॉ बनाया गया। ठीक है, तो ये कैसे स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट mass and energy are interconvertible, but the total sum of mass and energy of the system remains constant। कि जो एनर्जी और जो मास की जो टर्म है वो इंटरकन्वर्टिबल है। इंटरकन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हो रहा है कि मास में चेंजेस आ रही है तो एनर्जी में भी आ रहे हैं, एनर्जी है तो मास से भी हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं, राइट। बट जो टोटल सम होगा मास और एनर्जी का, मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो ये था क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, और ये क्या था? उसका मॉडिफाइड लॉ। बट एक जगह है जहां देखिए, तो क्या है, तो हमने क्या पढ़ा यहां से, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है एक तरीके से ट्रू है, क्योंकि जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं वहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होती, तो मास में ना के बराबर चेंज आता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम कह सकते हैं कि वहां पर एप्लीकेबल है। बट एक जगह है जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता। वो कहां पर नहीं होता बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान, न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान, या फिर आप जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हमारे, आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं, तो जब हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो इसके दौरान बहुत 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 ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए, तो इस दौरान क्या होती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज्यादा रिलीज होती है, तो जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो मास में भी जो चेंज आएगा वो एक मेजरेबल चेंज आएगा, राइट। तो इस दौरान, इनके दौरान जो केमिकल चेंजेस आते हैं तो वहां पर जो मास है वो उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं, तो यहां पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो नहीं होता। सो आई होप यहां पर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हुआ होगा। क्या कहता है ये? कि मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस पर बेस्ड क्या है, कुछ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग कभी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जो हमारा किस पर डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, कि इस पर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए कैसा है, कहता है इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर एडिड टू 15 ग्राम ऑफ इथेनोइक acid solution, the residue is found to weigh 18 gram. What is the mass of CO2 released in the reaction? क्या कहता है कि 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उन्होंने लिया है और उसके अंदर क्या ऐड कर दिया है? इथेनोइक एसिड ऐड कर दिया है, कितने ग्राम? 15 ग्राम। ठीक है, ओके। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में रेट करेंगे तो क्या कहता है कि कुछ रेजिड्यू मिलेंगे। रेजिड्यू होते बचा हुआ, यानी कि जो प्रोडक्ट में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बारे में कह रहे हैं, इज फाउंड टू वे। तो जो रेजिड्यू है 18 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन द रिएक्शन? यानी कि जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट में से CO2 क्या है वो रिलीज हुआ है, बाकी और भी तो चीजें बनी है, तो उन चीजों को इसने कंबाइंड वे में क्या वर्ड नाम दे दिया? रेजिड्यू नाम दे दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना हमारे पास में, सो NaHCO3 था। इसने किसके साथ में रिएक्शन की बच्चे? इसने रिएक्शन की इथेनोइक एसिड के साथ में CH3COOH। तो ये मुझे क्या प्रोडक्ट देगा? ये कहेगा CH3COONA प्लस में बनेगा हमारे पास में वाटर, और प्लस में क्या रिलीज हो रही है? CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इसने मास दिया हुआ है मुझे 6.3 ग्राम। ओके, अच्छा, उसके बाद में कहा इसमें कितना ऐड किया? 15 ग्राम क्या ऐड किया? इथेनोइक एसिड ऐड किया। द रेजिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CO2? यानी कि इसने पूछा है आपसे CO2 का मास, और रेजिड्यू किसको कह रहा है? बाकी की जो चीजें बची हुई हैं,
तो बाकी की ये दो चीजें हैं, राइट। तो इसका जो मास है इसने क्या बताया है मुझे, 18 ग्राम बताया। तो CO2 का मास पूछ रहा है, तो यहां पर मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो क्या कहता है ये, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो बस क्या करना है, सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है मेरे पास 6.3 प्लस में 15.0, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 18 प्लस में क्या आ जाएगा, इसको मैं x मान लेती हूँ फिलहाल के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से x मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आ जाएगा यहां से मेरे पास में, यहां से बन गया आपका 21.3 और यहां से आ जाएगा आपका 18 और यहां से आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। तो x यहां से क्या आएगा आपके पास में 3.3 है ना, तो 21 में से 18 गए 3, तो ये आ जाएगा आपका 3.3 ग्राम। तो CO2 का मास क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर बनता है, ठीक है। अब इसी में क्या आता है, मेरा सेकेंड लॉ आता है। सेकेंड लॉ हमारा क्या आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, राइट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और इसी को दूसरा नाम हम लोगों ने दिया था, क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड, ए प्योर केमिकल, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए प्योर केमिकल कंपाउंड always contains same elements combined together in the same definite proportion by weight, ठीक है। क्या कहता है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। यानी कि आपने कोई भी कंपाउंड बनाया है, वट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड इज, दैट डजेंट मैटर, जो उनका क्या होगा, जो प्रोपोर्शन होगा, यानी कि जो इनका अमाउंट होगा, वेट होगा, वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं CO2 का। तो CO2 के अंदर आपके पास में क्या प्रेजेंट है बच्चे, कार्बन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कार्बन का जो मास होता है वो हम सभी को पता है कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 32, राइट। तो यहां से अगर मैं इसको कट करती हूँ, होल नंबर में लेके चलती हूँ, तो जो रेशियो आता है वो मेरा क्या आता है, 3:8 आता है, ठीक है। तो जो CO2 है वो मुझे डिफरेंट किससे मिल सकते हैं, डिफरेंट कहाँ से मिल सकते हैं, सोर्सेज से मिल सकते हैं। अब सोर्सेज कैन भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान भी क्या होती है बच्चे, CO2 रिलीज होती है, राइट। और क्या हो सकता है, मान लीजिए व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल से भी क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। और क्या मान के चल सकते हो आप, एटमॉस्फेयर को मान के चल सकते हो, एटमॉस्फेयर से भी क्या होती है, आपको CO2 मिलती है। तो बेशक से रेस्पिरेशन के दौरान CO2 मिला हो, तो यहां पर कार्बन CO2 की बात कर रही हूँ, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो, व्हीकल से भी CO2 रिलीज होते हैं, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो, एटमॉस्फेयर में भी आपको CO2 मिलती है, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो। सो वट एवर द सोर्स इज डजेंट मैटर, तो रेशियो जो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, वो हर एक सिचुएशन में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि जो कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड होगा वो किसी भी सोर्स से आपको मिला हो, तो जो उनका मास रहता है, जो उनका वेट रहता है प्रोपोर्शन का, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर चाहे आपको सी से मिला हो, ठीक है, वाटर आपको कहाँ से मिला हो, रिवर से मिला हो, चाहे आपको कहाँ से मिला हो, रेन वाटर की बात कर रहे हैं। तो वाटर H2O की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ये इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है बच्चे, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो क्या आ जाएगा 1:8। तो 1:C से अगर आपको वाटर मिल रहा है तब भी 1:8 रहने वाला है, रिवर से मिल रहा है तब भी 1:8, और रेन से अगर आपको मिल रहा है तब भी क्या रहेगा 1:8। सो ये क्या था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसको दूसरे वे में आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन,
ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो क्वेश्चन भी करके हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्या कहता है, कहता है 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन एंड 1.098 ग्राम कॉपर वॉज ऑब्टेन। आप लाइन पढ़िएगा, साथ साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। कहता है 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो इसने क्या दिया है बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रही हूं तो कहता है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इसने हमें दिया, राइट। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्या दिया है, 1.375 ग्राम, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद कहता है रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन एंड 1.098 ग्राम कॉपर वॉज ऑब्टेन। तो इसमें से कितना कॉपर मिला, इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर भी तो प्रेजेंट है, तो कॉपर का जो मास है वो कितना है 1.098, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.178 gram of copper was dissolved in nitric acid and the resulting copper nitrate was converted into copper oxide by ignition। कहता है कि इतने ग्राम ऑफ कॉपर को डिसोल्व किया गया नाइट्रिक एसिड में और इसको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला जलाने पर, ठीक है। अब कहता है यहां से जो कॉपर ऑक्साइड मिला उसका वेट कितना था, 1.476 ग्राम। तो जो सेकेंड केस है ये क्या था, इसका फर्स्ट केस, और सेकेंड केस में इसने मुझे क्या कहा, सेकेंड केस में जो कॉपर ऑक्साइड इसको मिला वो कितना मिला, 1.476 ग्राम, ठीक है। और जो इसके पास जो ऑलरेडी तो यहां से कॉपर जो लेकर चल रहा था वो कॉपर कितना था इसके पास में, 1.178 ग्राम, ठीक है। दोबारा सुनिएगा क्या कहा इसने, 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया गया है बाय हाइड्रोजन से, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां से इसको कॉपर मिला कितना, 1.098। तो मैंने पहले मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिख दिया, फिर लिख दिया कॉपर। उसके बाद कहता है कि उसने दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 1.178 ग्राम कॉपर लिया, उसको डिसोल्व किया नाइट्रिक एसिड में। तो कितना कॉपर लिया बच्चे से, 1.178 ग्राम, और उसको कितने क्या किसमें डिसोल्व किया, नाइट्रिक एसिड में। और नाइट्रिक एसिड में डिसोल्व करने के बाद उसको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। तो यहां से जो कॉपर ऑक्साइड मिला बच्चे, ये आपको प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है कि क्या मेथड अप्लाई किया जिससे उसको कॉपर ऑक्साइड मिला। मेन जो चीज चाहिए मुझे वही हमें लिखनी है। तो यहां से जो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला वो कितना मिला, 1.476 ग्राम मिला, ओके। कहता है शो दैट दीज रिजल्ट प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को क्या करती है, फॉलो करती है। तो मुझे कॉपर का मास मिल गया, तो यहां पर मैं क्या दिखा दूं कि कॉपर और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर किस रेशियो में प्रेजेंट है, इक्वल परसेंटेज में है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे देखा था इक्वल परसेंटेज में इनका जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। पहले वाला केस है चाहे दूसरे वाला केस है, तो क्या हो जाएगा, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर जाएगा। तो उसके लिए देखो कॉपर का तो मास मेरे पास अवेलेबल है, यहां से मैं परसेंटेज निकाल सकती हूँ, लेकिन ऑक्सीजन का तो नहीं है। तो ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी, तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर है, तो इसके मास में से इसका मास घटा देंगे तो किसका मास बच जाएगा, ऑक्सीजन का। तो क्या आएगा, 1.375 माइनस 1.098। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.277 ग्राम, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं बच्चों। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं निकालू तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, तो जो भी मास होता है उसको टोटल मास से क्या कर देंगे, डिवाइड, और इनटू में क्या कर देंगे 100। तो क्या आ जाएगा 0.277 अपॉन में टोटल कितना था 1.375, इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो देन यू विल गेट आंसर 20.14%। गॉट इट। लेकिन ऐसे ही क्या है, तो ये क्या था 20.14% ऑक्सीजन आई है हमारी, O2 आई है, किसमें से आई है, फर्स्ट वाले केस में से, इतनी परसेंट प्रेजेंट थे। अब अगर सेकंड वाले में भी इतनी परसेंटेज आ जाती है दैट मीन्स ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो सेकंड केस उठा के देखते हैं। सेकंड केस में क्या है बच्चे, सेकंड केस में क्या है मेरे पास में, ये रे कॉपर, तो मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 मुझे चाहिए, तो माइनस कर देंगे 1.476 माइनस 1.178। तो जब इसको मैंने इसमें से माइनस किया तो ऑक्सीजन का जो मास निकल के आया विच इज 0.298 ग्राम। ऐसे क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ O2 निकाल लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ O2 क्या आ जाएगा, 0.298 अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल, विच इज 1.476, ये वाला,
ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा 100। तो जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट आंसर 20.19। तो इतनी परसेंटेज आपकी सेकंड केस में आई, इतनी परसेंटेज आपकी किस में आई, फर्स्ट केस में आई। तो ये क्या कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द टू कंपाउंड्स आर सेम, हेंस इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर आप कह सकते हो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बच्चे ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में। अगर बात करिए किसने दिया था हमें, ये दिया था हमें जोसेफ प्राउस्ट ने। ये हमें किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। ओके, किससे दिया, कब दिया था, 1799। ठीक है, तो अब आज के लिए, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बाकी के जो 3 लॉ है, जिसमें हमारा आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या फिर जिसको आप रेसिप्रोकल लॉ बोलते हैं, थर्ड आता है हमारा गे-लुसाक्स लॉ। तो ये तीनों लॉज क्या है उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे विद देयर क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।